जोहार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो जनजातीय शासन व्यवस्था में अभी तक हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वह किससे रिलेटेड है? तो उरांव जनजाति से रिलेटेड है। इन सब से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि दोस्तों, जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है वो कंफर्म है 17 मार्च को होगी। तो आप लोग बस 17 मार्च लास्ट डेट एकदम रख के और इसी डेट के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी पे बने रहें, क्योंकि 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब 20 दिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोगों को इसी समय में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और यह जो आज हम लोग जो शासन व्यवस्था देख रहे हैं, टोटल शासन व्यवस्था से 8 प्रश्न रहने वाले हैं। उसमें से हम लोग 2 क्लास में 2 प्रश्न देख चुके हैं, आज तीसरा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप लोग 10 से 12 मिनट हमारे चैनल पे बने रहें। आप एक क्वेश्चन यहाँ से 100% सही करके आइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को मानवाधिकार पढ़ाऊँगा, उसके बाद हिस्ट्री का कुछ टॉपिक उठाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और वहाँ से 100% क्वेश्चन जो आता है, मैं वैसा टॉपिक आप लोगों को उठा के दूँगा, जिससे कि आप 80% का स्कोर एकदम सिक्योर कर लें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? तो उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जो मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था से समानता रखती है। यह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, यह मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था से क्या रखती है? समानता रखती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को समझने के लिए सर्वप्रथम उरांव जनजाति के बारे में सामान्य जानकारी को समझना अति आवश्यक है। अब उरांव को समझना अति आवश्यक है, क्यों बोले? क्योंकि उरांव को आप पहले उरांव जनजाति क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कितना % है, उसके बाद आप उसके शासन व्यवस्था को जाइएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं दोस्तों, यहाँ से मोटा मोटी अगर एग्ज़ाम में देखा जाए तो लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम हर चीज़ आपको 10 मिनट के ही वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए, पहला पॉइंट उरांव के बारे में। यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव के बारे में कहा गया है कि यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिसका % 19.86% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका मूल निवास स्थान। इसका जो मूल निवास स्थान के बारे में क्या कहा गया है? दक्कन। मूल निवास स्थान किसको माना गया है? तो दक्कन के पठार को। ठीक है, दक्षिण भारत का जो पठार है, दक्कन का पठार, वहीं पे से माना गया है कि वहीं से यह जो उरांव जनजाति है वो हमारे झारखंड में आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यह अपने आप को कुड़ुक कहते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। क्या कहते हैं अपने आप को यह उरांव जनजाति लोग? कुड़ुक कहते हैं। और कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ दोस्तों, सामान्य अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ कुड़ुक का होता है मनुष्य होता है। ठीक है, जनजाति होते हुए भी ये लोग क्या कह रहे हैं? शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनुष्य होता है। और ये क्वेश्चन 100% पूछने वाला है इस बार, याद रखिएगा। इसकी भाषा जो है, उरांव जनजाति की भाषा भी क्या है? कुड़ुक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है। अगर झारखंड की जो 32 जनजाति है, ठीक है, 32 जनजाति, उसमें से 8 आदिम जनजाति है। अगर उन सब में अगर देखा जाए तो सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी हुई? उरांव जनजाति है। ठीक है, चलिए, इनकी अपनी लिपि, और यह उरांव जनजाति की अपनी लिपि भी है, जिसे तोलोंग सिकी लिपि कहते हैं। ठीक है, तोलोंग सिकी। और देखिए, यह क्वेश्चन जो है, यही तोलोंग सिकी जो है, इस बार जो बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ जेपीएससी का, यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100% यहाँ से क्वेश्चन रहना ही है,
क्योंकि एक क्वेश्चन बोला है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ ये पूरा चीज़ आप पढ़ के जाइए, आप 2 क्वेश्चन यहाँ से करके आइएगा। चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि इनकी अपनी जो लिपि है वह तुलोंग सिकी है, और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, इनकी लिपि की टाइपिंग हेतु, इनकी लिपि की टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर फॉन्ट बनाया गया है जो केली तुलोंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर फॉन्ट जो बनाया गया है वो यह जो है जो इनकी लिपि जो है तुलोंग सिकी लिपि, इसको टाइपिंग करने के लिए उसी को केली तुलोंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरत चंद्र राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन पूछा है दोस्तों। ठीक है, कि इस जनजाति के बारे में अध्ययन कौन किया तो दूसरा होगा, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है तो शरत चंद्र राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस जनजाति में प्रत्येक 3 वर्ष में धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन नाता स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सहिया का आयोजन कब किया जाता है पूछ देगा डायरेक्ट उरांव जनजाति में, तो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष नहीं दोस्तों, प्रत्येक 3 वर्ष में धनकटनी के बाद। ठीक है, जैसे ही धान कटता है और उसी वक्त सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है नाता स्थापित करने के लिए। ठीक है, फ्रेंडशिप करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वह यदूर है या जदूर है। ठीक है, जदूर किस जनजाति का नृत्य है पूछ देगा तो आपको बताना है उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति लोग जो है वह सरहुल को किस नाम से जानते हैं, सरहुल पर्व को खद्दी नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उरांवों को भूइहर तथा इनकी भूमि को भूइहरी भूमि कहा जाता है। उरांव को भूइहर कहा जाता है, लेकिन जो उरांव भूइहर जो भूमि तैयार किया है, जो जंगल को काट के खेती योग्य जो भूमि को बनाया है, उसे भूइहरी भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चांडी पर्व, इनमें कुछ पर्व जो है वे उसका नाम हम लोग जान जाते हैं। चांडी पर्व, सेंद्रा पर्व, जनी शिकार और जतरा, ये सारे पर्व किससे संबंधित है तो याद रखना है उरांव से संबंधित है। खास करके आपको जतरा और जनी शिकार को एकदम 100% याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनने का संभावना है ये दोनों पॉइंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उरांव जनजाति में क्या है, गांव का प्रधान को क्या कहते हैं तो गांव के प्रधान को हम लोग क्या कहा जाता है उरांव जनजाति में, महतो कहा जाता है। अब महतो क्या काम करता है, क्या क्या अधिकार इसको होता है तो प्रशासनिक, इस राज्य का पूरा, इस गांव का पूरा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार उसे दिया जाता है। इसकी सहायता गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग भी करते हैं। किसकी सहायता, महतो की सहायता गांव के जो अनुभवी लोग हैं, जो अनुभव रखते हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो हम लोग से बड़े हैं, उन लोग जो है यह महतो को क्या करते हैं, शासन चलाने में सहायता पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महतो का सहयोगी। अब देखिए महतो जो यहाँ न्यायिक और प्रशासनिक काम जो कर रहा है उसका अधिकार जो है, तो इसी में महतो का सहयोगी वह पंचायत के आदेशों को लोगों तक पहुँचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मांझी के द्वारा यह काम किया जाता है। किसके द्वारा, मांझी के द्वारा। किसका आदेश को, तो महतो का जो आदेश होता है ना, उसको गांव के सभी लोगों तक पहुंचाने की काम किसकी होती है, मांझी की होती है। अब यहाँ पे देखिए उरांव में अंतर्ग्रामीण पंचायत पाया जाता है, और यह अंतर्ग्रामीण पंचायत 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या 22 गांव से मिलके बना होता है, और यही सब गांव से जो मिलके बनता है उसको पढ़ा पंचायत कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रामीण पंचायत को ही पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। और इस पढ़ा पंचायत का काम क्या होता है मुख्य रूप से, तो यह 2 या 2 से अधिक गांव के विवाद का निपटारा करता है। अगर सिंगल वाला पूछ दे तो वो तो गांव का प्रधान कर देगा महतो, ठीक है, लेकिन
अगर यहाँ पे पूछ देगा कि दो गांवों के बीच का विवाद को कौन निपटाता है, तो पढ़ा पंचायत या अंतर्ग्रामीण पंचायत इसका निपटारा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इस पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती है। किसकी पंचायत की व्यवस्था कार्यवाही में? उरांव जनजाति की, क्योंकि शिक्षित है और शिक्षित में दोनों का हक पता है सबको कि जितना पुरुषों का हक है उतना ही महिलाओं का भी हक है। इसीलिए जो पंचायत की कार्यवाही होता है उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी भाग लेने का क्या होता है, इजाज़त मिलता है, स्वीकृति मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पढ़ा पंचायत का मुख्य पढ़ा पंचायत का प्रमुख क्या कहा जाता है? तो पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ा राजा कहा जाता है, याद रखना है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, याद रखना है। पढ़ा पंचायत का यहाँ पे प्रमुख पूछा है तो प्रमुख में पढ़ा राजा हो जाएगा, लेकिन सर्वोच्च अधिकारी, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी अगर बोल दे, आपसे पूछ दे, तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? तो दीवान होगा। ठीक है, याद रखना, ये दोनों पॉइंट में आप कंफ्यूज कीजिएगा एग्जाम में, तो याद रखना है प्रमुख होने से राजा, ठीक है, पढ़ा राजा, और सर्वोच्च अधिकारी बोल देगा, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? तो पढ़ा दीवान हो जाएगा। आप देखते हैं इन लोगों का काम क्या है। यह सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। जो पढ़ा दीवान होता है, पढ़ा राजा होता है, ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय की तरह, पढ़ा दीवान यह सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह पढ़ा राजा से भी ऊपर होता है। ठीक है, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है यह पढ़ा राजा से ऊपर होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में हम लोग क्या मानते हैं कि देश की सबसे अगर प्रमुख वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो हम लोग पीएम का नाम जानते हैं। ठीक है, पीएम है, लेकिन पीएम को नकेल कौन कर सकता है? हम लोग क्या जानते हैं कि पीएम जो है वह राष्ट्रपति के अनुसार से काम करेगा। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, भले यही बोलेगा कि हमको यहाँ स्वीकृति दो, लेकिन ये स्वीकृति देगा और जो भी काम होगा वह राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री किया है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है, संवैधानिक प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, तो इसी तरह यहाँ पे पढ़ा दीवान जो है वह राष्ट्रपति के अनुसार से है, और पढ़ा राजा जो है वह समझ लीजिए हमारे मोदी जी के जैसे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पढ़ा पंचायत में गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो पाहन होता है। पाहन होता है। पाहन क्या क्या करता है उसको समझते हैं। यह गांव में धार्मिक अनुष्ठान का काम करता है, पूजा पाठ करवाता है, पर्व त्योहार करवाता है। ठीक है, शादी विवाह का संचालन करता है। ये सारा काम करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पाहन के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाहन में क्या कहा है? यह पद शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। जो पाहन का पद है यह शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, कुंवारे व्यक्तियों को यह पद नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे पाहन जो ये सब काम करता है तो उसके लिए इसे एक भूमि मिलती है। ठीक है, फ्री में एक भूमि मिलती है जिसे हम लोग पहनई भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहनई भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाहन का जो सहयोगी होता है वो क्या कहलाता है? तो वह बैगा या बैधा कहलाता है। ठीक है, दोनों नाम आता है, बैगा या बैधा। अगर आपसे पूछ देगा बैगा या बैधा, तो दोनों पाहन का सहयोगी होता है। जो धार्मिक काम करता है उसका सहयोगी कौन हुआ? बैगा या बैधा। यह ग्रामीण देवताओं की पूजा करता है। देखिए, ग्रामीण देवताओं की पूजा कौन करता है? तो बैगा करता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत में ग्रामीण देवताओं की पूजा करने वाले कौन होते हैं? तो बैगा होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन। अब उरांव जनजाति में जो है वह कई गांव जो मिलकर रहते हैं, बहुत सारे गांव मिलके एक संगठन बनाते हैं, और इस संगठन को डाडा पढ़ा के नाम से जाने जाता है। ठीक है, डाडा पढ़ा गांव का व्यक्ति ही इसका सदस्य भी होता है। डाडा पढ़ा का सदस्य कौन होता है? जो पढ़ा गांव में जितने लोग शामिल होते हैं
उन सभी को यहाँ का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पढ़ा पंच का आयोजन आश्विन पूर्णिमा को होता है। पढ़ा पंच का जो आयोजन होता है ना, वहाँ हम लोग देखे थे सहिया का आयोजन कब होता है, तो प्रत्येक 3 साल में धर्मघटनी के बाद होता है। और यहाँ पढ़ा पंच का आयोजन कब होता है, तो आसीन जो माह होता है ना, आसीन पूर्णिमा, आसीन में जो पूर्णिमा के दिन होता है उसी दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आज का पढ़ा पंचायत का यह लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ा पंचायत से जो संबंध, जो गांव संबंध विच्छेद कर लेता है उसे दूध भैया गांव कहते हैं। पढ़ा पंचायत में सभी गांव मिलके, हम लोग देखे 5, 7, 11, 21 ये सब गांव जो मिलके पढ़ा पंचायत बनाते हैं। और यही गांव में से कोई गांव अलग अगर हो जाए, संबंध विच्छेद कर ले उस पढ़ा से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूध भैया गाँव कहते हैं। अब पढ़ा पंचायत में जो गांव होता है उसका हम लोग देखते हैं कौन कौन सा गांव होता है। तो सबसे प्रमुख गांव जो होता है वह पढ़ा राजा गांव कहलाता है। दूसरा जो है वह दीवान गांव कहलाता है। तीसरा जो है वह पनेर गांव कहलाता है। और चौथा जो है वह कोटवार गांव कहलाता है। और बाकी जो गांव बच जाते हैं वे सभी को परजा गांव के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग 2 प्रश्न 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को झारखंड में 80 नंबर तक लेके जाऊंगा, यह मेरी इच्छा है दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, अगर उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि किस तरह से पढ़े, तो बस ये वीडियो आप उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जिससे वे अपनी तैयारी को धार दे सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।